कहता है ई एफ की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ई एफ एफ तो नहीं है, ए बी सी डी, अच्छा ई एफ की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, माफ करिए। ये लेंथ है मेरे पैर 20 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ 10 हो जाएगी, ये भी 10 होगी, बिल्कुल ठीक है। ई एन है 12 सेंटीमीटर, तो मेरे पैर ये लेंथ 12 है। तो एक बात बताना ईमानदारी से, अगर ये 12 है तो आप ये बात तो जानते होंगे कि सेंट्रोइड बना जहाँ दो मीडियन टकराएंगे, और सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? 2:1 के रेशियो में, बिल्कुल बांटता है सर। तो 12 को 2 अनुपात 1 में बांटेंगे तो 2 1 3 3 12, 4 दूनी 8, तो ये लेंथ 8 होगी और ये लेंथ होगी 4। हाँ जी, आपने कहा ठीक है। यानी सर अगर ये पूरी लेंथ 12 होगी, ये पूरी लेंथ 12 होगी ई एन, तो उसमें से ई जी की लेंथ 8 होगी, ई जी की लेंथ 8 होगी और जी एन की लेंथ कितनी होगी? 4। ई एन की लेंथ कितनी थी? 12। तो कहता है डी एम की लेंथ बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों साथ में ये भी कह रहा था कि भाई दोनों मीडियन एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, समकोण पे एक दूसरे को काट रही है। आदर्श शर्मा जी ध्यान दीजिए, अगर ये समकोण पे काट रही है तो इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज है। थोड़ा बन टेढ़ा रहा है लेकिन समझने की कोशिश करना, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाली साइड है 8, ये वाली साइड है 10। क्या हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे सर? ट्रिपलेट होता है पैसा जिस मर्जी से निकालिए, और अगर ट्रिपलेट होता है तो 6 8 10 होता है, तो ये साइड 6 होगी, यानी वाली साइड 6 सेंटीमीटर होगी। और सर हम इस बात को भी जानते हैं कि ये सेंट्रोइड है, और अगर सेंट्रोइड है तो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटेगा, यानी ये दो तो ये एक जितनी होगी उसकी डबल होगी, 6 है तो लेंथ कितनी होगी? 12। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 12 और 6 18 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। तो डीएम की जो लेंथ होगी वो 18 सेंटीमीटर। हाँ जी, कहता है एनओपी की दो बंदिकाएं एनए और ओबी, एनए और ओबी एक दूसरे को एस पर समकोण पर काटती है। कहता है जहां ये इंटरसेक्ट करती है ना वो समकोण पर करती है, ये राइट एंगल है, ये पॉइंट है एस। यदि एनए की लेंथ है 15, तो 15 को मेरे बच्चों 2 1 में बांटेंगे तो 2 1 3 3 5 15 5 2 10 5, तो ये लेंथ 10 होगी और ये लेंथ होगी मेरे बच्चे 5। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और ओबी की लेंथ है मेरे बच्चे 15, तो ये लेंथ है ओबी 15, तो 15 को भी जब 2:1 में बांटोगे तो लेंथ 10 आएगी और ये लेंथ आएगी 5। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। भाई मीडियन की लेंथ दी हुई ना, तो सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? 2:1 में, बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा ओए की लंबाई क्या है? ओए ये वाली लेंथ बताइए क्या है? तो ध्यान से देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बनी, तो ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ पूछिए तो इसका वर्ग इसका वर्ग का स्क्वायर रूट 10 का वर्ग 100 5 को 25 125 का वर्गमूल 125 क्या होगा? 25 5 125 यानी 5/5, आंसर होगा 5/5। ध्यान देना मेरे बच्चे, ओए क्या है? ओए हमें निकालना था, बिल्कुल। तो ओए की लेंथ आ जाएगी 5/5। क्या मेरी बात समझ पाया नहीं? करिए जी। देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि ट्रायंगल पीक्यूआर की दो बंदिकाएं क्यूपी और आरजी आरएस एक बिंदु जी पर समकोण प्रतिच्छेदित करती है। कहते हैं ये कोई पॉइंट है जी जिसके ऊपर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। क्यूटी की लेंथ है 18, तो भैया 18 को 2 1 में बांटेंगे तो आएगा 12 और ये आएगा 6, बिल्कुल ठीक है। और आरएस की लेंथ है 27, 27 को भी 2 1 में बांटेंगे मेरे बच्चे, बांटना आता ही होगा आप सबको 2 अनुपात 1 में, तो 2 1 3 3 में 27 9 2 18 ये होगा और 9 ये होगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक की बात। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये लेंथ है 12, ये लेंथ है 18, हमसे पूछ रहा है क्या? हमसे पूछा क्यूएस की लेंथ बताइए क्या होगी? तो मेरे बच्चों ये राइट एंगल पे कहा था उसने, अगर ये राइट एंगल है तो ये वाला भी राइट एंगल ही होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन। और अगर ये समकोण है तो ये 9 है, ये 12 3 15 हो जाएगा, ट्रिपलेट होता है 9 12 15, तो ये लेंथ आ जाएगी मेरे बच्चे 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। लास्ट सवाल है इस टाइप का, फिर अगला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कहता है एबीसी में एडी और डीई दो बंदिकाएं हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ये सब समकोण पर काट रही हैं। यदि एडी और बी का मान, एडी और बी का मान 9 9 है, एडी का मान 9 है तो 6 होगा, ये 3 होगा, और ये 6 है तो भैया ये होगा कितना? 4 और ये होगा 2। तो हमसे पूछा बीडी की लेंथ बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रिपलेट लगा देंगे, तो ये 3 है, ये 4 है, तो कितनी आ जाएगी? 5, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हो गई ना बाबू, तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये लेंथ कितनी आएगी? 5। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर है। हमसे पूछा क्या है? बीडी, तो बीडी की लेंथ 5 आएगी ना बेटा, 10 क्यों आएगी? बीडी की लेंथ आएगी मेरे प्यारे बच्चों 5। अब आते हैं अगले, अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है मेरे बच्चे कि अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कोई ट्रायंगल बोलूंगी वाली कि भैया ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का बेस है बी, और भैया यहाँ से ऑब्ट्यूज एंगल है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की कहानी क्या होती है? अधिकोण त्रिभुज की कहानी क्या होती है कि इसमें जो एल्टीट्यूड खींचा जाता है ना इस वाले वर्टेक्स से, वो जानते हैं और तो सेंटर बना तक समझाया था कि वो कभी भी इस पे तो बनेगा ही नहीं, अंदर तो बाहर बनेगा, लेकिन वो माना इसी का जाता है, किसी और ट्रायंगल का नहीं माना जाता, माना इसी का जाता है मेरे बच्चे, है ना? माना इसी का जाता है मेरे बच्चे, क्लियर है? तो भैया अगर ये हाइट h है तो इस ट्रायंगल का एरिया ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जानते हो क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया बी और हाइट हो गई h, बेस इंटू हाइट, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताइए, इसके बेस की लेंथ को मैं x मान ले रहा हूं, तो आप मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, इसका एरिया बताइए क्या होगा? तो भी आप यही कहेंगे कि सर बेस हुआ x तो हाफ इंटू x और हाइट इसकी भी h मानी जाएगी, तो मेरे बच्चे हाफ से हाफ कटा, h से h कटा, तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों x is to b होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? x is to b होगा। इसका अर्थ मेरे बाबू ये हुआ सवाल का कि अगर दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल का बेस कॉमन है, यानी इसी बेस पे ये वाली ट्रायंगल बनी है, ठीक है जी, और इसी बेस पे ये वाली ट्रायंगल बनी, अगर इन दो से ज्यादा ट्रायंगलों का बेस अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, ध्यान देना ट्रायंगल ए डी बी का बेस भी इसी लाइन पे है और ट्रायंगल ए बी सी का भी बेस इसी लाइन पे, अगर दो या दो से ज्यादा ट्रायंगलों का बेस एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इनके एरिया का रेशियो वही होता है जो इनके बेस की लेंथ का रेशियो होता है, तो इनके एरिया का रेशियो वही होता है जो इनके बेस की लेंथ का रेशियो होता है। तो अगर बेस की लेंथ x to b है तो इनके एरिया का रेशियो भी x to b ही होगा। यही कुल मिला के कॉन्सेप्ट में समझाया गया है क्या कि अगर दो या दो से ज्यादा त्रिभुज, यदि दो या दो से अधिक त्रिभुज किसी एक सरल रेखा पर आधारित हो, मतलब सबका ही जो बेस हो वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता हो, सबका बेस एक स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड हो, तथा उनका क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके आधार की लंबाई का अनुपात होता है। कह रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल का बेस एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता हो और उन सभी ट्रायंगलों का कॉमन वर्टेक्स भी हो, सभी ट्रायंगलों का कॉमन वर्टेक्स भी हो, तो उनके एरिया का रेशियो वही होगा जो उनके बेस की लेंथ का रेशियो होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहूं कि भैया ये कोई लाइन है, ठीक है भैया, एक ट्रायंगल मैंने ये बना दी और एक ट्रायंगल मैंने ये वाली बना दी, दो ट्रायंगल बना दी, इसके बेस की लेंथ a है और इसके बेस की लेंथ b है, तो मैं जानना चाहता हूं इन दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, इन दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आप गलती से भी ये मत कह देना a to b होगा, नहीं, क्यों? क्योंकि अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी हाइट अलग वैल्यू होगी, इसकी हाइट डिफरेंट होगी और इसकी हाइट डिफरेंट होगी, और जब हाइट डिफरेंट डिफरेंट होगी तो एरिया सेम बनेगा नहीं, एरिया का रेशियो वो होगा ही नहीं जो 20 का। तो फिर से इस डेफिनेशन को लिखवाता हूं, टू और मोर ट्रायंगल, टू और मोर ट्रायंगल बेस्ड ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन एंड हैविंग
and having a common vertex away from that line, away from that line, away from that line। यानी अगर दो या दो से अधिक त्रिभुजों, दो या दो से अधिक त्रिभुजों का आधार एक सीधी सरल रेखा पर हो और उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, जैसे इस ट्रायंगल में ये उभयनिष्ठ बिंदु है दोनों ट्रायंगलों का, लेकिन ये इसी लाइन पे लाई करता है। मैंने लिखा कि भाई दो ट्रायंगल, दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल हो जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड हो एंड हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स अवे, यानी दूर होना चाहिए फ्रॉम दैट लाइन। इस लाइन से दूर इनका कोई कॉमन वर्टेक्स होगा, उस सिचुएशन में इनके एरिया का रेशियो वही होगा जो इनके बेस की लेंथ का रेशियो होगा। हाँ ना, जैसे इस वाले सवाल पे आओगे तो इन सारी ट्रायंगलों का, इस वाले ट्रायंगल का भी बेस इसी लाइन पे, इस वाले ट्रायंगल का बेस इसी लाइन पे, और मेरे बाबू इस वाले ट्रायंगल का बेस इसी लाइन पे, और ये सारी की सारी ट्रायंगलों का एक वर्टेक्स कॉमन है जो कि इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर है, यानी अलग है, एक कॉमन वर्टेक्स है। तो इनके एरिया का रेशियो वही होगा जो इनके बेस की लेंथ का रेशियो होगा। अब इसमें मैं 7-8 क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। पहला सवाल आपके सामने, सवाल में कह रहा है भैया ये ट्रायंगल एबीसी, इसमें बीसी के ऊपर कोई बिंदु है पी, इस प्रकार से है कि बीपी टू पीसी का रेशियो 1:2 है, ये लेंथ 1 है तो ये वाली लेंथ 2 है, और क्यू बिंदु बीपी का मध्य बिंदु है। क्यू जो है वो लाइन बीपी का मध्य बिंदु है, क्यू लाइन बीपी का मध्य बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है क्यू जो पूछा बीपी का मध्य बिंदु है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आओ भैया ऐसे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबी क्यू इस टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बताना क्या होगा। आओ मेरे बाबू ध्यान से मेरी बात को समझना। मुझसे पूछा हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबी क्यू इस टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इनके एरिया का मेरे प्यारे बच्चों रेशियो बताइए क्या होगा। और जरा ध्यान देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बात को समझना और जवाब देना क्या कि भाई ये कोई ट्रायंगल है, बिल्कुल है सर। इस ट्रायंगल में मेरे बच्चे क्यू मिड पॉइंट है, ऐसा मैं नहीं सवाल कर रहा है। अगर क्यू मिड पॉइंट है तो भैया ये इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ अगर 1 यूनिट होगी तो ये वाली लेंथ भी 1 यूनिट ही होगी, बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चों ये पूरी लेंथ कितनी हुई, 1 और 1 2, तो अगर ये पूरी लेंथ 2 यूनिट हुई है तो नेचुरली पीसी की लेंथ तो 4 होगी। क्यों सर? क्योंकि इनकी लेंथ का रेशियो 1:2 है। माफी चाहता हूं, तो अगर इनकी लेंथ का रेशियो 1:2 है तो ये लेंथ अगर आपने 2 ले ली थी 4 लेनी होगी, मतलब ये वाली लेंथ होगी आपकी 4, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए इन सारी ही ट्रायंगलों में, माफ करना भाई, इन सारी ही त्रिभुजों में, चाहे मैं ये वाली त्रिभुज ले लूं, चाहे मैं ये वाली त्रिभुज ले लूं, चाहे मैं ये वाली त्रिभुज ले लूं, सारी की सारी ट्रायंगलों का जो बेस है वो इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। आपने कहा जी हाँ, और इन सभी का एक कॉमन वर्टेक्स भी है। आपने कहा जी हाँ, तो इनके एरिया का रेशियो वही होगा जो इनके बेस की लेंथ का रेशियो। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसके बेस की लेंथ 1 है तो इसका एरिया 1 होगा, इसके बेस की लेंथ 1 है तो इसका एरिया 1 होगा, इसकी बेस की लेंथ 4 है तो इसका एरिया भी 4 होगा। यानी ए बी क्यू का एरिया मेरे प्यारे बच्चों अगर 1 यूनिट होगा तो पूरी बड़ी ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा 1 और 1 2 4 6 होगा। तो इनके एरिया का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 1:6 होगा, इनके एरिया का रेशियो 1:6 होगा। हाँ जी करिए। देखिए भाई सवाल में कह रहा है कि ट्रायंगल है एबीसी, डी बिंदु बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि बीडी इज टू डीसी टू इज टू 5, बीडी इज टू डीसी टू इज टू 5, 2:5। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सवाल में कह रहा है ट्रायंगल एबीडी इज टू एडीसी के एरिया का रेशियो बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों जो इनके बेस की लेंथ का रेशियो होगा वही इनके एरिया का भी रेशियो होगा, लेकिन इसके लिए दो कंडीशन होनी जरूरी। पहली बात तो ये कि सर दोनों जो ट्रायंगल हैं उनका जो बेस होना चाहिए वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करना चाहिए। तो देखिए स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए, वो भी लाई कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो रेशियो हुआ 2:5, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे बीडी इज टू डी इज टू ई सी, ये 1 ये 2 ये 1 है, ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 1 है, ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 2 है, और ये वाली लेंथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 1 है। जिस सवाल में पेपर में फिगर है मैं भी उसमें फिगर दे रहा हूँ। सवाल में कह रहा है एबी की लेंथ है 6, एसी की लेंथ है 10 और बीसी की लेंथ है 8। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, अगर किसी ट्रायंगल की साइड है 6 8 और 10 है तो क्या ये तय नहीं मान लिया जाए कि एक राइट एंगल है? आपने कहा जी बिल्कुल मान लिया जाए क्योंकि ट्रिपलेट बना रहा है। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो एरिया जो होगा इसका हाफ इंटू अगल बगल, मतलब छोटी साइड 6 गुना 8 परपेंडिकुलर इंटू क्योंकि सबसे बड़ी साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है, ये तो तय। तो भैया 2 3 6 8 24, यानी पूरी ट्रायंगल का एरिया होगा 24, बिल्कुल ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है तो मुझसे पूछा जा रहा है किसका एरिया? एडीई का एरिया, एडीई का एरिया। तो भैया इनकी साइडों की लेंथ का रेशियो 1:1 है तो एरिया का रेशियो भी 1:1 होगा। तो टोटल एरिया 1 और 2 3 और 4 यूनिट, तो 4 यूनिट 24 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 2 यूनिट की वैल्यू 12। तो मेरे बच्चे एडीई का जो एरिया होगा वो 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देखिए ट्रायंगल एबीसी में डी भुजा बीसी का बीसी को 2:3 में बांटता है। एबीसी का क्षेत्रफल पूरी ट्रायंगल का एरिया रखा है तो एबीडी का बताना। तो भैया ये 2:3 है तो एरिया का रेशियो भी 2:3 ही होगा। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया 2 3 5 यूनिट बना, तो 5 यूनिट 40 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 8 40 60 होगा। तो एबीडी का एरिया पूछा था 8 2 16, तो एरिया हो जाएगा मेरे बच्चे 16 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। देखिए मेरे बाबू कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है। ये सवाल थोड़ा अच्छा है जी, यहाँ पे एक हल्की बेसिक समझ की जरूरत पड़ेगी। कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक है एडी। अगर एंगल बाइसेक्टर है, एबी की लेंथ है 14, एसी की लेंथ है मेरे भाई 20, बीसी की लेंथ है 12। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना पहले, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे पूरी ट्रायंगल का एरिया बताओ, ए बी सी का एरिया बताओ, तो आप कहेंगे सर भाई 14 20 और 12 तीन साइड है। अगर किसी ट्रायंगल की साइड है 12 14 20 है,
12, 14 और 20 है। देखिए भाई त्रिभुज की भुजाएं 12, 14 और 20 है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले एस निकालोगे सेमी पेरीमीटर। कैसे निकलता है जी? तीनों भुजाओं का जोड़, 4 2 6, 2 1 3 और 1 4, 40। माफी चाहता हूँ भाई, 40 को 2 से भाग दोगे भैया 23 आया। फिर हीरो फार्मूला लगाएंगे, उसमें पढ़ना होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 23 है, 23 में से 12 गया मेरे बच्चे 11 बचा, 23 में से 14 गया 9 बचा, 23 में से 20 गया 3 बचा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिए, समझिए। अब 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, बाहर निकाल देते, बाकी तो कुछ बना ही नहीं। गुना करना पड़ेगा 23 3 69, 69 को 11 से करोगे तो भैया 9 9 6 15, 6 1 7, 759, 3 रूट 759 मेरे बच्चे अंदर वैल्यू आई एरिया की। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का जो एरिया है वो 3 रूट 759, 759। अब मुझे एक बात बताना, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो भाई जो रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा वही रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा, बिल्कुल ठीक है। तो 2 7 14, 2 20। तो अगर ये रेशियो 7:10 है साइड होगा तो इन साइडों की लेंथ का रेशियो भी 7:10 है, बिल्कुल ठीक। और अगर इनके बेस की लेंथ का रेशियो 7:10 है मेरे बच्चे, तो इनके एरिया का रेशियो भी 7 और 10 ही होगा। तो इस ट्रायंगल के एरिया 7 होगा तो इसका एरिया 10 होगा, बिल्कुल ठीक है। तो टोटल एरिया 7 और 10 17 बना, तो 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 17। तो मुझसे पूछा क्या जा रहा है एबीडी का एरिया बताइए, एबीडी का एरिया कितना है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू बता, तो गुना 7। तो आंसर आएगा 21/17, 21/17 रूट 700। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में, कहता है ट्रायंगल एबीसी एंगल ए का कौन सा द्विभाजक एडी को, ये कोई त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में, भुजा एबीसी में एडी इज एंगल बाइसेक्टर। एडी जो है वो कौन सा द्विभाजक है मेरे प्यारे बच्चों? सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो पीछे, अगर मेरे प्यारे बच्चों कौन सा द्विभाजक है तो ये इस कोण को दो बराबर मतलब अनुपात से बांटेगा। अब एबी इस टू एसी 3:4 है, अगर ये अनुपात 3:4 है मेरे बच्चे तो आंख बंद करके कह दो ये रेशियो भी 3:4 ही होना है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो जो रेशियो इस भुजा का इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होगा। अब कह रहा है एबीसी का क्षेत्रफल 350 है, पूरी ट्रायंगल के एरिया 350 है, तो भैया साइडों का रेशियो 3 4 है, तो एडी का भी रेशियो 3 4 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल ये वाली और ये वाली एक ही बेस पे मौजूद है और दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। तो टोटल एरिया 3 और 4 7, 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 350 को। 1 यूनिट 50 है, तो कह रहा है एडीसी का एरिया बताओ, तो 1 यूनिट 50 तो 4 यूनिट कितना हुआ 200। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। करिए मेरे बच्चे। देखिए यार, दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात x अनुपात y, कहते हैं इनके बेस की लेंथ का रेशियो x/y होगा और इनके एरिया का रेशियो a/b है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? अब मेरे बच्चे इस सवाल में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि दोनों का बेसिक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है ना, या कोई कॉमन वर्टेक्स है। सिंपल एक लाइन लिख रहा है कि द रेशियो ऑफ बेसिस ऑफ टू ट्रायंगल इज x/y एंड दैट ऑफ द देयर एरिया इज a/b। यानी हमें यह समझना होगा कि जो फिगर हम बनाने की सोच रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती सवाल में। यहाँ तो दो अलग अलग ट्रायंगल की बात हो रही है मेरे बच्चे, ऐसा कहीं नहीं लिख रखा कि दोनों ट्रायंगल सेम बेस की हैं, अलग अलग बेस की। क्या है कुछ नहीं पता हमें सवाल के बारे में, हमें सिंपल लिख रखा है कि इनके बेस की लेंथ का रेशियो x/y। बहुत बढ़िया। और कहते हैं इनके एरिया का रेशियो a/b है, तो इनकी हाइट का रेशियो बताइए क्या होगा? तो मान लेते हैं मेरे बच्चे इनकी जो हाइट है, इसकी हाइट को h1 ले लेते हैं और इसकी हाइट को h2 ले लेते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? हाफ इंटू बेस हो जाएगा x और हाइट हो जाएगी h1। इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस हो जाएगा y और हाइट हो जाएगी h2। तो ये इसका एरिया, ये इसका एरिया, और इनके एरिया का रेशियो क्या है? a/b। हाँ जी, अब हाफ से आप गया। अब मुझे किसका एरिया चाहिए मेरे बच्चे? इनकी हाइट का रेशियो। तो h1 अपॉन h2 का रेशियो मुझे चाहिए, तो y को a से गुना करेंगे तो ay और x को b से गुना करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों px। ये सवाल इस टाइप का है ही नहीं, ये सवाल बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये बस इसलिए डाला गया ताकि आप ये समझ पाए कि वो कंडीशन होनी जरूरी है कि सारी ट्रायंगल का बेस एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता हो और उनका कॉमन वर्टेक्स हो, तभी आप ऐसे कर पाएंगे साक्षी बेटा, नहीं तो नहीं होगा सवाल। करिए। देखिए सवाल में कह रहे हैं ट्रायंगल एबीसी डी इज एनी पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट बीडी इज टू बीसी 5:7, यानी एक ही त्रिभुज की बात हो रही है बाबू। कहते हैं ट्रायंगल एबीसी में डी एक ऐसा बिंदु है जिससे इसका रेशियो 5:7 हो रहा है। बहुत बढ़िया जी। परपेंडिकुलर फ्रॉम डी आर ड्रॉन ऑन साइड एबी, कहता है डी से एक परपेंडिकुलर खींचा गया भुजा एबी पर। पहले तो एडी को मिला दूं भाई। अब सवाल में बाबू कह रहा है क्या कि डी से यहां पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया, ठीक है जी। अगली लाइन आगे कह रहा है एंड एसी एट पॉइंट ई, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट डी आर ड्रॉन ऑन साइड एबी एंड एसी। कहता है एबी और एसी दोनों भुजाओं पर खींचे गए हैं, यहां पे भी खींचा गया भैया, ये खींचा गया है ई पे और ये है मेरे प्यारे बच्चों एफ पे, सच दैट डी ई 10 सेंटीमीटर है। कहता है जी डी ई की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, डी एफ की लेंथ है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ साइड एबी इज टू एसी। तो कहता है भुजा एबी अनुपात एसी, माफ करिए इसका अनुपात बताना है क्या होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है, कॉन्सेप्ट यही है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है, जरा ध्यान से देखिएगा। एबी इज टू एसी का रेशियो चाहिए, तुम्हें ढूंढती है ये पागल निगाहें। देखना मेरे बच्चे, मैं पहले इसको हटा रहा हूं और इसको हटा रहा हूं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरे बच्चे बताइए, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, ये वाली ट्रायंगल एबीडी और एडीसी दोनों की दोनों त्रिभुजें का एक कॉमन वर्टेक्स है, बिल्कुल है। दोनों का बेस एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, बिल्कुल करता है। अगर दोनों त्रिभुजें एक ही आधार पर आधारित है, सीधी रेखा पर बेस्ड हैं, दोनों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, तो मेरे प्यारे बच्चों इनके एरिया का रेशियो वही होगा जो इनके बेस की लेंथ का रेशियो होगा। तो अगर इनके बेस की लेंथ का रेशियो 5 7 है तो एबीडी का एरिया 5 होगा, तो एडीसी का एरिया भी ना, एडीसी का एरिया 7 होगा। सिंपल। आपने कहा सर ये बात बिल्कुल सही है, हम इस बात से वाकिफ है, मानते हैं। अब अगली बात बताइए मेरे बच्चे, अगर आप ये मानते हैं तो आप ये बात तो समझ गए कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी।
एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, इनका रेशियो जो होगा मेरे बच्चों 5:7 होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बच्चों ये बात तय है तो मैं इस ट्रायंगल पे बात कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल में मैं बेस ले रहा हूँ ए बी और हाइट हो गई 10। बेस ले रहा हूँ ए बी और हाइट हो गई मेरे बच्चे 10, तो एरिया हो जाएगा हाफ, बेस हो गया ए बी और हाइट हो गई 10। बिल्कुल ठीक है, ये वाली ट्रायंगल का एरिया है। ऐसे ही मेरे लाला इस वाली ट्रायंगल पे आ जाइए, इस वाली ट्रायंगल पे आ जाइए। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हाइट हो गई 21 और बेस हो गया एसी, हाइट हो गई 21 और बेस हो गया एसी, हाइट हो गई 21 और बेस हो गया एसी, तो हाफ, बेस हो गया एसी और हाइट हो गई 21। बिल्कुल ठीक है। और इनकी हाइट लेंथ का रेशियो 5:7। बिल्कुल जेन्युइन। अब भाई इनके एरिया का रेशियो निकल गया। अब काट पीट मचाते हैं, हाफ से हाफ गया। देखो जी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 21, 3 को 1 से गुना करेंगे मेरे भाई आएगा 3, और 2 को 1 से गुना करेंगे आएगा 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी बटे एसी का जो रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3:2। ए बी इस टू एसी का जो रेशियो निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों आएगा 3:2। यही आपसे पूछा हुआ है कि भाई ए बी इस टू एसी का रेशियो क्या होगा, तो दैट्स योर आंसर एंड इट इज 3/2, 3:2। करिए बाबू। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डी भुजा एबी पर एक बिंदु है। ये बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों ट्रायंगल एबीसी। मैं क्या करता हूं, ए यहां लेता हूं इस बार, एबीसी। कारण क्या है कि यहां कोई बिंदु है डी, और अगर यहां डी बिंदु है मेरे बच्चे तो यहां सवाल में कह रहा है कि भैया इसको इससे मिला दो, तो ए बी पर एक बिंदु डी हो गया। अब कह रहा है ई सी डी पर, यहां कोई पॉइंट है ई, ये सी डी के ऊपर कोई पॉइंट है, इस प्रकार से कि ए डी ई, ए डी ई ये वाली ट्रायंगल, ए डी ई, ए ई सी, ए ई सी और बी डी ई, बी डी ई, इन तीनों के एरियाज के बारे में स्पेसिफिकेशन दी हुई है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें सिर्फ ये देखना है कि इस वाली दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन वर्टेक्स है, इसी वर्टेक्स से ये वाली ट्रायंगल बन रही है और इसी वर्टेक्स से ये वाली ट्रायंगल बन रही है, और दोनों ही ट्रायंगलों का बेस एक स्ट्रेट लाइन अप्लाई कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इनके बेस की लेंथ का जो रेशियो होगा वही इनके एरिया का रेशियो होगा, या जो इनके एरिया का होगा वही इनकी बेस की लेंथ का रेशियो होगा। आपने कहा जी ठीक है। अगर मेरे बच्चे ये बात सही है तो ए डी ई का एरिया है 15, ये एरिया है 15, और बी डी ई का जो ना ए ई सी का एरिया रखा है 36, और भैया बी डी ई का जो एरिया है वो 9। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताना कि इनके एरिया का रेशियो क्या है, 15:9। तो निकालोगे तो 3 3 9 3 5 15, यानी इनके एरिया की लेंथ का रेशियो 5:3 है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अगर इनके एरिया की लेंथ का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 5:3 है तो इनके बेस की साइड की लेंथ का रेशियो भी 5:3 होगा। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या ये नहीं बना कि भाई इस पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया अगर 5 होगा तो इसी कॉमन वर्टेक्स से इस वाली ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 3। भाई इनका एरिया और इनके एरिया का रेशियो तो 5:3 होगा। आपने कहा ठीक है। तो ये टोटल एरिया कितना होना, 36 और 15 41, ना 4 5 11 3 4 51, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 51 सेंटीमीटर को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 51/5, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, गुना 3। तो देखो यार 5 से काटेंगे 5 नहीं 50, 5 दूनी 10, 10.2 को 3 से गुना करेंगे 30.6। इसका मतलब मेरे प्यारे ये टोटल जो एरिया आएगा 30.6 आएगा। अब आप खुद ही सोचो कि 9 तो एरिया इसका हो गया, तो ये एरिया कितना लूं कि इसमें 9 में जोड़ते 30.6 आ जाए, तो आपका जवाब होगा सर ये 21.6 लेना होगा। 9 में 21.6 जोड़ेंगे 30.6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए मेरा एब्सोल्युटली राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है, हाँ है ना। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों सेम ही कॉन्सेप्ट एक नया तैयार कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और अगर मैं यहां से सामने वाली लाइन पे कि मिड पॉइंट को मिला दूं, किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दूं, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, मीडियन। हिंदी में बोले तो मध्यिका कहलाएगी। आपने कहा जी ठीक है, मध्यिका कहलाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों मीडियन होती ही है क्या, जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला है। बिल्कुल ठीक है। और अगर ऐसा है और ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ 1 होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ भी क्या होगी 1। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इनके बेस की लेंथ का रेशियो 1:1 है, अगर इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात 1:1 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी क्या होगा 1:1। इनके क्षेत्रफलों की लंबाई का अनुपात भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 1:1। अगर इनके बेस की लेंथ का रेशियो 1:1 है तो इनके एरिया का रेशियो भी 1:1 होगी। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मीडियन होती है उसी का हम एक और नामकरण कर सकते हैं, दैट इज एरिया बाइसेक्टर। यानी हम ये कह सकते हैं कि मध्यिका जो होती है वो क्षेत्रफल द्विभाजक भी हो सकती है। मध्यिका को हम क्षेत्रफल द्विभाजक भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्षेत्रफल को 2 बराबर एरिया में बांटती है, 2 बराबर एरिया में बांटती है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, अगला पॉइंट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने कोई ट्रायंगल बनाई और आप ये बात समझते हैं कि यहां से मैं सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो मीडियन कहलाएगी, ये मीडियन हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये मीडियन हुई तो जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही अगर ये वाली मीडियन आप मिलाओगे और ऐसे ही अगर आप ये वाली मीडियन मिलाओगे तो कहानी ये होनी मेरे प्यारे बच्चों, समझने वाली बात ये कि अगर मैं इस वाली ट्रायंगल में देखूं, इस वाली ट्रायंगल में देखूं तो मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट होगा तो बेस की लेंथ 1:1 है तो एरिया भी 1:1 में आएगा। बिल्कुल। तो मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि अगर ये मीडियन है तो ये एरिया 1 होगा तो ये एरिया भी 1 ही होगा। ऐसे ये एरिया 1 तो ये वाला एरिया भी मेरे बच्चे 1 होगा, ये एरिया 1 तो ये वाला एरिया भी 1 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि अगर आप तीनों मीडियन खींच देंगे, अगर आप तीनों मध्यिकाएं खींच देंगे तो त्रिभुज को आप 6 बराबर क्षेत्रफलों में बांट देंगे। तो उस केस में आप ट्रायंगल को 6 इक्वल एरिया में बांट देंगे मेरे बच्चे। दूसरी चीज, ऐसे ही अगर ये ट्रायंगल है और मेरे प्यारे बच्चों ये कोई पॉइंट है जिसे हम सेंट्रोइड कह रहे हैं, जी से डिनोट कर रहे हैं, सेंट्रोइड कह रहे हैं, और अगर सेंट्रोइड से ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को मिला दें, तीनों वर्टेक्स को मिला दें, तो मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये भी है कि ये तीनों एरियाज भी आपस में इक्वल होगा, जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा। यानी ये कुल मिलाकर त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफलों में भी बांट देता है। ये मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफलों में भी बांट देता है, है ना। ये ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया में बांट देता है, यहाँ ये ट्रायंगल को 6 इक्वल एरिया में बांट देता है मेरे प्यारे बच्चों, और मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में बांट देती है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लिखा गया है कि भैया मीडियन एरिया बाइसेक्टर होती है, ये 6 बराबर क्षेत्रफलों में बांट देता है ना। तो पहला सवाल करिए क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में एडी मध्यिका है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना। कह रहा है ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, एडी मीडियन है, एडी मीडियन है, तो ये पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना है 100, तो ये एरिया 50 होगा, ये एरिया 50 होगा। तो हमसे पूछा एबीडी का एरिया कितना होगा, तो 50। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आइए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में करेक्ट ट्रायंगल एबीसी में एडी मध्यिका है, ये त्रिभुज है जिसमें एडीसी एक मध्यिका है।
कहता है एडीसी का क्षेत्रफल ये 44 है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये मीडियन है, मध्यिका है, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है सामने वाली साइड को, तो ये दो इक्वल एरिया में भी बांटती थी। ये एरिया भी 44 44 88 हो जाएंगे। तो उसने पूछा पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो मेरे बाबू आंसर होगा 88। हाँ जी, आप सवाल करते रहे, मैं फिगर बना रहा हूं। देखिए यार, ये वो ट्रायंगल है एबीसी, एडी मध्यिका है मेरे प्यारे बच्चों, एडीसी एबीडी और एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात याद करिए। तो मेरे बाबू ये बात जानते हैं आपकी मीडियन है, तो ये रेशियो एक, ये एरिया एक होगा, तो ये वाला एरिया भी एक होगा। तो यानी एडीसी पहले लिखा तो उसका एरिया एक, फिर एबीडी उसका एरिया भी एक, और फिर पूरी बड़ी ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी का एरिया हो जाएगा एक और एक का जोड़ दो। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है यदि 72 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। कहता है ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, इसका सेंट्रोइड है जी, ठीक है जी। कहता है एडी बीई सीएफ इसकी तीन मध्यिकाएं, एडी बीई सीएफ इसकी तीन मध्यिकाएं। एडी बीई और सीएफ इसकी तीन मध्यिकाएं, त्रिभुज बीडीजी का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरी ट्रायंगल का एरिया 72 है। अब आप ये बात तो जानते हैं कि ये तीनों मीडियन खींचोगे तो तीन बराबर हिस्सों में, 6 बराबर हिस्सों में पूरी ट्रायंगल का एरिया बटेगा। तो 72 को 6 से भाग दोगे तो आएगा 12। तो इसका मतलब ये एरिया 12 होगा, ये एरिया भी 12 होगा, ये एरिया भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। अब हमसे पूछा बीडीजी, हमसे क्या पूछा मेरे प्यारे बच्चों, बीडीजी, बी डी जी। कहता है जी इस वाली ट्रायंगल का एरिया बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाली ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, 12। इस वाली ट्रायंगल का एरिया आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 12 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यार, सवाल में कह रहा है एडी बीई तथा सीएफ किसी त्रिभुज एबीसी की मध्यिका है, जी पर प्रतिच्छेद करती, जी पर प्रतिच्छेदित करती। ये ट्रायंगल है मेरे बाबू। अब कहता है इसमें तीनों मध्यिकाएं हैं, एडी बीई और सीएफ, ए बी सी, बी डी ना, एडी बीई और सीएफ। और कहता है तीनों मीडियन एक दूसरे को जी पर काटती है। बहुत बढ़िया। एबीसी का क्षेत्रफल 60 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 60 को 6 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो हर एक एरिया 10 है। तो एरिया 10 10 10 10, बार बार ये इसलिए करा रहे हैं ताकि उस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओ। तो कहता है बीडीजी बी डी जी ये वाला एरिया जमा बीजीएफ बी जी एफ ये वाला, इन दोनों के एरिया का जोड़ बताइए क्या होगा। तो ये एरिया हो जाएगा 10 और 10 मेरे प्यारे बच्चों 20। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 20। सवाल में कह रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर है तो ये तीसरी साइड की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ऐसा सवाल कह रहा है। अब कहता है समान भुजाओं पर खींची गई मध्यिका एक दूसरे पे लंबवत है। कहता है भैया यहाँ से जो सेम साइड है, इक्वल साइड है, उन पे आप मीडियन खींचोगे, उन पे जब आप मीडियन खींचोगे तो कहता है कि ये 90 डिग्री पे काटती है। लेट्स से दिस पॉइंट इज ये मिड पॉइंट पे काटती है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात को समझना है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों आपका सवाल ये है कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए क्या होगा। देखिए यार, सबसे पहली चीज समझने की यहाँ पर बात ये है कि सवाल ने कहा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, अगर ये दोनों ही भुजाएं आपस में बराबर है, तो यहाँ से जो मीडियन की लेंथ खींचोगे ना और यहाँ से जो मीडियन की लेंथ खींचोगे ये भी हर हाल में बराबर होगी। इसे आप बदल नहीं सकते। फिर से अपनी बात समझाता हूँ, अगर दो साइडें आपस में बराबर है, ये दो साइड आपस में बराबर है, तो इन तीसरी साइड यानी इन दोनों साइड के वर्टेक्सिस वाले वर्टेक्स से जो मीडियन खींचोगे ना, ये भी मेरे प्यारे बच्चों हर हाल में बराबर है। बिल्कुल ठीक। और अगर ऐसा है कि बराबर है तो इसका मतलब ये लेंथ अगर एक्स होगी ना, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जितनी लेंथ इस वाली मीडियन की होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की मीडियन की लेंथ अगर 10 है तो यहाँ से यहाँ तक की मीडियन की लेंथ भी 10 होगी। बिल्कुल ठीक है। ये सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है, 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो भैया जब दोनों ही मीडियन की लेंथ बराबर और 2:1 में बटेगा तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा भी तो बराबर होगा। अगर ये टुकड़ा x है तो ये टुकड़ा भी x होगा। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाली ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं मैं। इस वाली में इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर होगा हाइपोटेन्यूज के वर्ग के। आपने कहा योग की रिपोर्ट है, तो x² प्लस x² बराबर 2 का वर्ग 4, या है मेरे प्यारे बच्चों 2x² बराबर 4। तो x² की वैल्यू आएगी काट पीट के 2। आपने कहा ठीक है सर, हम इतनी बात से सहमत है। और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं कि यार इस वाली ट्रायंगल का एरिया बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे साहब इस वाली ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस हुआ x और हाइट भी हुई x, भाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपने कहा योग की रिपोर्ट है, तो x इंटू एक्स क्या हुआ साहब, x² और x² की वैल्यू क्या है, तो 2 से 2 काट दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया 1। बिल्कुल ठीक है। इसका कुल मिलाकर ये हुआ मेरे बाबू कि इस वाली त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आया 1। अगर इस वाली ट्रायंगल का एरिया 1 आया तो आपको याद होगा मैंने ये भी समझाया आपको कि भैया अगर किसी ट्रायंगल में उसके तीनों वर्टेक्स को सेंट्रोइड से मिला दोगे तो ये बेसिकली ट्रायंगल को 3 इक्वल एरियाज में बांटता है। तीनों मीडियन को खींच दोगे तो 6 बराबर क्षेत्रफल होते हैं। यहाँ तो ये वर्टेक्स ये वाला ले रहे हैं, सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड से इस वर्टेक्स को मिलाया 1, सेंट्रोइड से इसको मिलाओगे तो ये भी 1, और सेंट्रोइड से इसको मिलाओगे तो ये भी 1। तो पूरी ट्रायंगल के एरिया 3 आएगा। अगर इसका एक एरिया 1 आया जो कि सोल्व करने में, तो पूरी ट्रायंगल के एरिया आएगा 3। और यही मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया था कि पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया बताइए क्या होगा। देखिए सवाल में करेक्ट त्रिभुज एबीसी है जिसकी मध्यिकाएं सीडी और बी ए एक दूसरे को ऊपर काटती। ये कोई ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों एबीसी। सवाल में कह रहा है जिसकी मध्यिकाएं हैं सीडी और बीई, ये बीई एक मीडियन है और सीडी मेरे प्यारे बच्चों दूसरी मीडियन है। दोनों मध्यिकाएं एक दूसरे को ऊपर काटती हैं। तो क्षेत्रफल ओडीई का क्षेत्रफल ए बी सी से बताना क्या अनुपात होगा। ओडीई का एबीसी से क्षेत्रफल बताना क्या। आइए मेरे बच्चे यहाँ से बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने को आपको मिलेगा। आइए, ये मेरे प्यारे बच्चों कोई ट्रायंगल है। अगर ये ट्रायंगल है और यहाँ से मैं सामने वाली साइड पे मीडियन खींच दूँ, देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कई सारे सीखने को मिलेंगे। और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों मैं एक मीडियन खींच दूँ, यानी दोनों जगह से अगर मैं मध्यिकाएं खींच दूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मीडियन खींच दिया और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हमने मीडियन खींच, दोनों जगह अगर मेरे प्यारे बच्चों मीडियन खींच रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये
कि आपको यहाँ आंख बंद करके समझ लेना है कि मीडियन सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में भी बांटती है, यानी मिड पॉइंट को मिलाती है। और मेरे प्यारे बच्चों ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड से मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी और उसकी आधी भी होगी। आपने कहा जी हाँ। आपको याद होगा मैंने ये चीज भी आपको समझाई थी कि भाई दो पैरेलल लाइनें की और देखिए अगर दो पैरेलल लाइन को मिला के कोई ट्रायंगल बनेगा तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आपने क्यों सिमिलर होंगे? देखिए पहली चीज तो ये लेंथ एक होगी तो ये वाली लेंथ दो होगी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, मान लेते हैं इस बात को, नाराज नहीं हो रहे आपसे। सर अगर आप नाराज नहीं हो रहे तो एक बात का जवाब दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए इसे मिटा दे रहे हैं। ये बात आपको कई बार बता चुके हैं कि दो पैरेलल लाइन के मिलने से जो ट्रायंगल बनती है वो दोनों आपस में सिमिलर होती है। क्यों सिमिलर होती है बाबू? कारण क्या बेटा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन रहा है ना, और ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ये भी जेड बन रहा है, और ये मेरे प्यारे बच्चों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। आपने कहा ठीक है। तो सर पहली चीज ये कि त्रिभुज क्या है? सिमिलर है। अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों ट्रायंगल यहाँ सिमिलर हो गए, अगर दोनों त्रिभुज यहाँ समरूप हो गए तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो एक का वर्ग एक, तो दो का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों चार। तो इस वाली ट्रायंगल के एरिया एक होगा, तो इस वाली ट्रायंगल के एरिया मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? चार। आपने कहा ठीक है। और अगर मेरे बच्चे में इन सारी चीजों को हटा दूं यहाँ से तो आप ये बात भी जानते ही होंगे, महसूस करते ही होंगे कि सर ये सेंट्रोइड है। क्यों है साहब सेंट्रोइड? क्योंकि ट्रायंगल तीसरा एबीसी, और हमने क्या किया था सर, यहाँ से एक मीडियन खींची, ये मान लो बीडी और ये सी मीडियन है, तो मीडियन जिस पॉइंट पे जाके आपस में टकराती है वो पॉइंट सेंट्रोइड कहलाता है, केंद्र कहलाता है, जी कहलाएगा सर। ये बात भी सही है सर। अब बाबू कहानी ये भी समझने वाली है कि अगर ये ट्रायंगल है और ये सेंट्रोइड है, जी सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड से वर्टेक्स को मिलाओगे तो ये हमेशा ही ट्रायंगल को तीन इक्वल एरिया बांटेगा। तो अगर ये वाला एरिया चार है तो ये भी चार होगा, ये भी चार होगा, तो पूरी का एरिया कितना होगा? 12। उसने हमसे पूछा ई जी डी का पूरी बड़ी ट्रायंगल के, तो मेरे बच्चों ध्यान ये रखना कि अगर ये एरिया एक है तो ये चार, और ये चार है तो ये भी चार होगा, ये भी चार होगा, यानी पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया होगा 12। यहाँ से मैं तीन चार सवाल एक साथ इकट्ठे लेके खत्म कराने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा प्लीज। पहला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी जी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीसी, कि भैया इनके एरिया का रेशियो बताओ। तो हमें ध्यान देना है कि भाई ईडीजी का एरिया एक यूनिट होगा तो इसका एरिया चार होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, समझते हैं। अगला मेरे बच्चों आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीजी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये भी 1:12 होगा, यानी ये एरिया मेरे प्यारे बच्चों एक है तो ये पूरी बड़ी त्रिभुज क्या होगी? 12। आपने कहा ये बात भी सही है। अगला, अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात और समझिए, अगला पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीजी इज टू, आप मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल डीजीसी, बताइए क्या होगा? डीजीसी बताइए क्या होगा? डीजीसी बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? तो आप मुझे एक बात कहेंगे कि सर इस बात को समझो क्या, कि ये बात आप समझ गए कि सर ये एरिया चार होगा, ये एरिया एक होगा, ये तय। सर हम इसी बात को और आगे बता रहे हैं कि अगर इसको इससे मिला दें, अगर इसको इससे मिला दें, ध्यान देना मेरी बात, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात तो समझते हैं कि ये एरिया चार आया तो ये वाला एरिया भी चार आएगा, ये वाला एरिया भी चार आएगा। आपने कहा ठीक है सर, हम इस बात को भी मानते हैं। और सर अगर हम इस बात को मानते हैं तो हम ये बात भी तो कह रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाओगे, मीडियन की तरफ लेके जाओगे तो ये दो इक्वल एरिया बांटेगी। तो ये चार है तो चार को दो हिस्सों में तो ये एरिया दो आएगा, ये एरिया भी दो आएगा। ऐसे इसको आगे बढ़ाओगे सर, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये एरिया दो आएगा, तो ये एरिया भी दो आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों जब ऐसे ही आप इसको भी आगे बढ़ाओगे, इसको आगे बढ़ाओगे मेरे बच्चे, तो ये एरिया भी दो आएगा, ये भी दो आएगा। ये पॉइंट था जी। आपने कहा ठीक है, इसमें भी दो आएंगे। तो सर अगर ई डी जी का एरिया एक है ना तो डीजीसी का जो एरिया आएगा वो दो आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। डीजीसी का एरिया कितना आ जाएगा? तो बहुत सुंदर। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी जी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी इसका एरिया बताइए। तो मेरे बच्चे आप इस बात को भी ध्यान से समझना कि इस पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना है? तो आप कहेंगे दो वाला एरिया तो है ये वाला और दो ही एरिया है ये, तो पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा चार। दो और दो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? चार। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? दो, और इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? दो, तो दो और दो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? चार। हाँ जी, दो और दो मेरे प्यारे बच्चों एरिया आ गया चार, तो ये एरिया चार है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताने ये वाला एरिया कितना था? सब ये वाला था एरिया एक, तो पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया था चार, चार में से ये एक हटा देंगे तो एरिया कितना बचाती? तो ये एरिया आ गया मेरे प्यारे बच्चों तीन, तो इनके एरिया का रेशियो आ गया 1:3। एक बार जल्दी से कमेंट करिए, समझ पाए कि नहीं? बताइए भाई, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं और मुझे उम्मीद है कि बातें समझ में आई होंगी। तो अब ये वाला सवाल जो पीछे था ये भी मेरे बच्चे इसी तरीके पे है। अगले वाला देखेंगे, त्रिभुज एबीसी का केंद्र है, त्रिभुज जीईडी का क्षेत्रफल 4 है। कहता है जीईडी का एरिया 4 है मेरे बच्चे। तो कहता है त्रिभुज एबीसी का एरिया बताओ क्या होगा? एबीसी का एरिया बताओ। तो आपने पीछे यहाँ देखा था कि भैया ईडीजी का एबीसी से एरिया क्या था? अगर इसका एरिया 1 है तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 12। तो अगर इसका एरिया ईजीडी का एरिया 1 होगा तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा? ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 1:12। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, तो 12 यूनिट 12 चौक 48 को, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया होगा 48। हाँ जी, आइए सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी मध्यिका, एबीसी में मेरे प्यारे बच्चों एडी मध्यिका है, एडी मध्यिका, ठीक है जी। ई एडी का मध्य बिंदु है। ई एक ऐसा पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों जो ई एडी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर, तो बी ईडी का एरिया बताइए। देखिए यार मेरे प्यारे बच्चों डी जो एडी जो है वो मीडियन है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों डी मीडियन है यानी एडी मध्यिका है तो तय है कि मीडियन को ही हम एरिया बाइसेक्टर कहते हैं, ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया बांटेगी। तो पूरी ट्रायंगल का एरिया अगर 84 है तो काटोगे आधा, तो एरिया 42 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला एरिया 42 आएगा। आपने कहा ठीक है, हम मान लेते हैं सर इस बात को। अब आगे वो ये कह रहा है अगले सेक्शन में, कह रहा है कि भैया ई जो है वो एडी का मध्य बिंदु है और आपको बताना बी ईडी का एरिया।
तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, अगर इसको मैं हटा लूँ थोड़ी देर के लिए, ना दिखाऊँ आपको कि यहाँ कुछ है, तो सिर्फ इतनी बात पे फोकस करिएगा। यहाँ से मैं सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दूँ, कोई दिक्कत है आपको? आप कोई दिक्कत नहीं, पूरा एरिया 42 था। ये मिड पॉइंट दे रखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ ई मिड पॉइंट है, ऐसा सवाल ने दिया हुआ है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ई मिड पॉइंट है और ये सवाल ने दिया हुआ है तो ये ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बांटेगा, बिल्कुल बांटेगा। तो 42 को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा तो एरिया कितना आएगा? 21। और ये एरिया भी क्या आएगा? 21। और आपसे यही पूछा हुआ है बीईडी का एरिया बताइए, बीईडी का एरिया बताइए, यही मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा हुआ था। तो आंसर होगा 21, आंसर होगा 21। देखिए ज्योमेट्री बहुत टफ है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट ले लेंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। राज यादव भाई शुरुआत से पढ़ोगे तो पल्ले पड़ेगी, बीच बीच में आके जुड़ोगे नहीं आएगा पल्ले। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहे हैं ट्रायंगल एबीसी में तीन मीडियन है जो जी पे एक दूसरे को काटती है, सेंटर्ड हुआ। एबीसी का एरिया 288 है तो बीजीसी का बताना है क्या होगा। ये कोई ट्रायंगल है, कह रहा है बीजीसी का एरिया बताना है क्या होगा, बीजीसी का एरिया क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात तो जानते हैं और बहुत अच्छे से समझते भी हैं कि जी सेंटर्ड है और सेंटर्ड को अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से मिला देंगे तो ये त्रिभुज को तीन बराबर क्षेत्रफलों में बांटेगा, बिल्कुल बांटेगा साहब। पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना है? 288। मुझसे क्या पूछा? बीजीसी बताओ, तो भैया 288 को तीन बराबर टुकड़ों में बांटो ना, तीन से काटोगे, 3 27, 3 6 18, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 96। तो बीजीसी का एरिया जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? 96 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। यहाँ कह रहा है कि भाई ट्रायंगल का एरिया है 288 वर्ग सेंटीमीटर, तो आपको बताना बीडीजीएफ का एरिया बताइए क्या होगा। बीडीजीएफ, बीडीजीएफ मेरे प्यारे बच्चों इस वाले पोर्शन के एरिया पूछा बीडीजीएफ। अब आप एक बात जानते हैं कि भाई पूरी ट्रायंगल का एरिया अगर 6 है तो ये एरिया एक होगा, ये भी 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 एक होगा, बिल्कुल। तो हम ये बात मोटी मोटी समझ सकते हैं कि पूरी ट्रायंगल एबीसी का एरिया और ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल बीडीजीएफ का एरिया, बीडीजीएफ का एरिया 1 और 1 2 है, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6। 1 1 2 3 4 5 6। तो अगर रेशियो ले लेंगे तो ये आएगा 3:1, बिल्कुल सही है। तो पूरी ट्रायंगल एबीसी का एरिया 3 यूनिट नहीं दे रखा है, 288 वर्ग सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 96। और यही आपसे पूछा हुआ है कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या 96, यानी ये वाला एरिया पूछा हुआ है, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 96। हाँ है ना, तो ये वाला एरिया भी मेरे प्यारे बच्चों आपका 96 ही आएगा, 96 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल भी थोड़ा अलग है, सवाल में कह रहा है कि भाई ट्रायंगल एबीसी जिसमें एडी बीएफ बीईसी मध्यिकाएं हैं और त्रिभुज की भुजाएं रखी एबी बीसी सीए 20 16 और 24, 20 16 और 24। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, सवाल ने ट्रायंगल रखी एबीसी, आपने कहा योग की रिपोर्ट है, ए बी सी, ए बी 20 है, बीसी 16 है और सी 24, 20 16 24, 20 16 24। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ। अगली बात, अगली बात सर ये है सरकार कि सवाल में कह रहा है कि भाई हमने तीन मध्यिकाएं खींची, लेकिन मैं कह रहा हूं मध्यिकाओं से पहले आप ये बताओ ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो आप कहेंगे साहब एरिया निकालने के लिए पहले एस निकालना होगा, एस का मतलब होता है सारी भुजाओं का जोड़, यानी 20 जमा 16 जमा 24 और बटे करिए साहब 2, तो 24 और 16 कितना होगा? 40, 40 और 20 60, 60 का आधा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 30। अब एरिया क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एस, एस माइनस मतलब फार्मूला पता ही लिखवानी जरूरत नहीं है, तो एस है 30, 30 में 20 गया 10, 30 में 16 गया 14 और 30 में 14 24 गया 6। अब देखिए जीरो जीरो निकालेंगे बाहर तो भैया 10 आ जाएगा, यहाँ बचा 3, 14 को 2 गुना 7 लिख लेते हैं और 6 को 2 गुना 3 लिख देते हैं, तो 3 और 3 बाहर आ गया, 2 और 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में 7 बचा, 3 दूनी 6 नहीं 60। तो एरिया है मेरे प्यारे बच्चों 60√7। पूरी ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है मेरे प्यारे बच्चों वो है 60√7। क्या है मेरे बच्चे? 60√7। ट्रायंगल एबीसी का एरिया है 60√7। कह रहा जी बीडीजी का एरिया बताइए। तीनों मध्यिकाएं खींच दी बाबू, इनके नाम है एडी बीई और सी, तीन मध्यिकाएं, तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को वहां पे काटती हैं, सेंट्रोइड पे जी पे काटती हैं, बिल्कुल ठीक है जी। अब कह रहा है बीडीजी का एरिया बताइए क्या होगा, बीडीजी का एरिया। तो आप ये बात तो जानते हैं कि साहब ये एरिया एक होगा तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी, यानी पूरी ट्रायंगल के एरिया का 1/6 एरिया होगा ये, आपने कहा, यानी पूरी त्रिभुज का 1/6 एरिया होगा ये, तो आंसर आएगा 10√7, यानी मेरे प्यारे बच्चों बीडीजी का जो एरिया आएगा वो 10√7 है, ऑप्शन ए। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम। देखिए यार इसका डायरेक्ट कोई सवाल पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन इसे इनडायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम कहती क्या है उस बात को समझते हैं, बहुत सरल भाषा में कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, आप सबने तराजू देखी थी जब आप छोटे थे, तो गांव देहात में आपने तराजू देखी होंगी कि नहीं देखी? बे बोलो, आपने सर देखी रही, हमको तराजू तो पता है, तराजू देखी थी सर, बिल्कुल देखी थी सर तराजू। तो जब आपने तराजू देखी थी तब आपने ये ध्यान दिया होगा भाई, थोड़ा पेशेंस रखना बस, समझाऊंगा और बढ़िया से समझा दूंगा। देखना मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, ध्यान से देखना। ये मेरे प्यारे बच्चों तराजू होती थी गांव देहात में, जब आप छोटे थे तब आपने देखी होगी, ऐसे करके तराजू हुआ करती थी, है ना, ऐसे करके तराजू हुआ करती थी। और मेरे प्यारे बच्चों जो समझदार दुकानदार होता था, चीजें जिसे बेचनी आती थी, वो क्या करता था हमेशा, जो समझदार होता था
वो क्या करता था मेरे भाई कि यहाँ पे एक इसके ऊपर डंडा सा ऐसा बांध लेता था, तराजू को बांध के यहाँ से, और इसको पकड़ता था, इसको पकड़ता था, इधर वजन तो रख देता था 1 किलो 2 किलो के बाट, हाँ है ना, और इधर मेरे प्यारे बच्चों आपको चीनी वीनी जो भी तोलना होता था वो सब चीजें तोलता था। ये सारी कहानी मेरे प्यारे बच्चों आपने पढ़ी होगी। तो हमेशा आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये वाले जो पॉइंट होता था बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता था, बीचों बीच होता था, ये जो चीज होती थी बिल्कुल मिड पॉइंट पे रहती थी। क्योंकि जब जब ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट पे रहेगा, पकड़ने वाला ताकड़ी पकड़ने वाला जो बिंदु है मिड पॉइंट पे रहेगा, तब तब मेरे प्यारे बच्चों इसकी कैलकुलेशन प्रॉपर करेक्ट आएगी। अगर मैं यहाँ 1 केजी का बाट रखूंगा, 1 किलोग्राम का बाट रखूंगा, 1 किलो का बाट मैंने रख दिया, तो जब मैं इसमें चीनी तोल रहा हूँ या कुछ भी तोल रहा हूँ तो उसमें वजन भी 1 किलो जब डल जाएगा तो दोनों पलड़े बैलेंस हो जाएंगे, कोई इधर या उधर झुकेगा नहीं। आप कहेंगे हाँ सर ये बात तो हमें पता है, बिल्कुल पता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको पता है, देखिए आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ाई पे फोकस करिए, इस बात पे फोकस मत करिए सिलेबस कब खत्म होगा कब नहीं, क्योंकि हर चीज को जब तक आप तसल्ली से खत्म नहीं करोगे तब तक पेपर में तक सिलेबस खत्म भी होगा तो आपकी तरफ से कुछ भी खत्म नहीं होगा, इसलिए प्लीज अच्छे से मेहनत करके पढ़िए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज आपने नोटिस करी कि जो ताकड़ी का वजन है वो दोनों साइड अगर हम इक्वल रख रहे हैं तो बैलेंस तभी हो पाएगा जब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो पकड़ने वाला जो बैलेंस करने वाला पॉइंट है वो मिड पे हो। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो मास पॉइंट ज्योमेट्री है ये बेसिकली बैलेंस पॉइंट को ही तैयार करती है, ये बैलेंस पॉइंट को ही तैयार करती है, ये बैलेंस पॉइंट को ही तैयार करना सिखाती है कि भाई किस बिंदु पर क्या चीज रखी जाए कि बैलेंस हो जाए। आप कहें हाँ सर। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये कहानी तो आप पढ़ते थे छोटी क्लासों में, जब आप घर पे रहते थे तब ये कहानी पढ़ते थे। अब मैं सवाल को छोड़ कर रहा हूं, मेरा सवाल बदल गया। क्या बदल गया साहब आपका सवाल? मेरा सवाल अब ये है कि भैया इस पलड़े में मैंने 3 किलो वजन रखा हुआ है और इस पलड़े में मैंने 1 किलो वजन रखा हुआ है। इस पलड़े में मेरे प्यारे बच्चों मैंने 3 किलो वजन रखा हुआ है उसमें, और इस पलड़े में मैंने 1 किलो वजन रखा हुआ है। इस पलड़े में मैंने 3 किलो वजन रखा हुआ है, इस पलड़े में मैंने 1 किलो वजन रखा हुआ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो ये बैलेंसिंग वाला पार्ट हम लगाते हैं, जो पकड़ने वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये इसके बीच में लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, कहां लगाऊं जिससे दोनों पलड़े बैलेंस हो जाए, ऊपर नीचे ना झुके, दोनों पलड़े बैलेंस हो जाए ऊपर नीचे ना झुके, कहां पे लगाऊं इसको, कहां पे सेट करूं इस बैलेंस को, कहां पे सेट करूं इस बैलेंस को, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना कि अगर इनके वजन का अनुपात 3:1 है, अगर इनके वजन का अनुपात 3:1 है ना, 3:1 है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस डंडे को 1:3 में बांट दो, 1:3 में बांट दो इस डंडे की लंबाई को, और जब 1:3 में जब बांटोगे ना तो जहां पे ये एक वाला हिसाब बैठेगा यहां पे मेरे प्यारे बच्चों आपको डंडा बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डंडा, यहाँ से ताकड़ी पकड़ोगे तो दोनों तोल बैलेंस हो जाए, हाँ है ना। किस रेशियो में? 1:3 में। कोई दिक्कत नहीं, मैं सवाल और ले रहा हूँ, मैं सवाल और ले रहा हूँ बाबू। देखिए कॉन्सेप्ट समझने की तरफ ध्यान देना, ताकड़ी की तरफ ध्यान नहीं देना। आप ये कहोगे कि सर इसका कोई यूज तो है नहीं ज्योमेट्री बाबू, सब यूज सिखाऊंगा, बट बी श्योर, पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ मेरे लाला यहाँ मैं रख रहा हूँ 20 किलो वजन, यहाँ मैं रख रहा हूँ 25 किलो वजन, और बाबू ये कोई बिंदु है ए, अब रुक, ये कोई बिंदु है ए और ये कोई बिंदु है बी, और मेरे प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूँ कि इस ए बी की जो लंबाई है वो 36 सेंटीमीटर है। तो बताओ यार ए से कितनी दूरी पे बैलेंसिंग वाला यानी ये हाथ वाली चीज पकड़े, हाथ था इसका, ताकि दोनों साइड का वेट बैलेंस हो जाए, दोनों साइड का वेट बैलेंस हो जाए ना, कम ना ज्यादा। बताइए सोच समझ के किधर क्या रखेंगे स्टार्ट हो जाएगा, किधर क्या रखेंगे वेट्स बैलेंस हो जाए। जी उजाला सिसोदिया जी, मैं जो पढ़ाता हूं उतना आप पढ़ लें, इट इज मोर देन एनफ। इफ यू हैव सम टाइम, इफ यू हैव सम टाइप ऑफ बेसिक नॉलेज कि आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको पता नहीं चलेगा आपने क्या पढ़ा। तो आप कहेंगे देखिए श्रीमान, अगर हम वेट का रेशियो लेते हैं तो 5 चौक 20 और 5 5 25, यानी वेट का रेशियो 4:5 है। तो सर आंख बंद करके उल्टा कर दो, 36 को बांट दो 5:4 में, 5:4 में, तो 5 और 4 9 यूनिट 36, 1 यूनिट 4 4 5 20 और 4 16। इसका मतलब ये हुआ सर कि ए से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ए से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर और बी से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे वो बैलेंसिंग वाला हत्था लगाना होगा। यानी यहां पे अगर आप बैलेंसिंग का हत्था लगा देंगे ना बाबू तो मैनेज कर देंगे सारी चीजों को। अगर आप यहां लगा देंगे तो चीजें मैनेज हो जाएंगी, दिक्कत नहीं होगी। यानी ए से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर और बी से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे वो हत्था लगेगा, उसके बाद दोनों तराजू हिलना बंद हो जाएंगे और बैलेंस में खड़े हो जाएंगे एक जगह। मेरे बेटे प्यार से प्रेम से इस बात को सीखिए। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब सर मैं सवाल बदलना चाह रहा हूं। क्या बदलना चाह रहे हो सर आप? ऐसा क्या करना चाह रहे हो, क्या बदल रहे हो चीजों को? बेटे अभी तो आपको चीजें सीखनी है, आराम से पेशेंस से बस सीखते जाइए। 1 सेकंड में कोई विद्वान नहीं बनेगा, लेकिन 10 मिनट में हर बच्चा विद्वान बन जाएगा, गारंटी है। अब कई सारी तराजू कर दी मैंने तुम्हारे लिए तैयार, अब आ जाइए। मेरे प्यारे बच्चों एक बात था ना, यहां मैं कह रहा हूं 20 किलो वजन है, यहां मैं कह रहा हूं 40 किलो वजन है, यहां 20 किलो वजन है या 40 किलो वजन है, और ये जो लेंथ है एबी की जो लेंथ है, एबी की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो मुझे आप ये बताइए ए से कितनी दूरी पर ताकड़ी को पकड़ा जाए, यानी इस डंडे को पकड़ा जाए, इस डंडे को पकड़ा जाए जहां से जिससे बैलेंस हो जाए। जल्दी से कमेंट करिए, इसके बाद फिर इसी का अगला स्टेप सिखाऊंगा। प्लीज टेल मी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ए वी हैव टू होल्ड द मतलब डंडा सो दैट इट बिकम गुड बैलेंस। आइए मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे साहब कुछ नहीं करो, पहले इनका रेशियो ले लो, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, रेशियो आ रहा है 1:2, तो आंख बंद करके 2:1 में बांट दो, 2 1 में बांटेंगे, 2 1 3 आया सर, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 4। तो सर ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे आप बैलेंस कर दो, यानी यहाँ पे आपको बैलेंस लगा देना चाहिए, यानी यहाँ पे ताकड़ी को आपको पकड़ लेना चाहिए, तो ये लेंथ 4 सेंटीमीटर बची और अब इसका बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बता रहा, मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ इस ताकड़ी पे उसके हाथ पे वजन कितना आया हुआ होगा? तो आप कहेंगे सर वजन आ रहा होगा 20 और 40 60 किलो, यानी यहाँ पे उसके हाथ पे वजन 60 किलो आया होगा। वजन कितना आया होगा मेरे प्यारे बच्चों? 60 किलो आया होगा, क्योंकि 20 किलो यहाँ 40 किलो यानी उसने हाथ से जो उठा रखा होगा तो 60 किलो वजन उठा रखा होगा, कानून है। अब अगला सवाल मेरा ये है कि भाई दुकानदार है, उसने यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है, ठीक है जी, ये जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर है, ये जो लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर है, और मेरे प्यारे बच्चों इस जगह पे उस पर जो वजन आया हुआ है ना वो 63 किलो आया हुआ है। उसने जो अपने हाथ से वजन डाटा हुआ है, संभाल रखा है, वो 63 किलो उठा रखा है। तो आप ये बताओ इस तराजू में कितना और इस तराजू में कितना, ए पे कितना वजन और बी पे कितना वजन, बताइए। सर ये पोर्शन में रेशियो में भी सिखाया जा सकता है क्या? नहीं बेटा रेशियो में तो सिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरी है, रेशियो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है।
इसको ज्योमेट्री में यूज करना सिखाना है ना मैंने। अब आप कहोगे देखो सर 4 दूनी 8 4 5 20, तो सर पहली बात तो उल्टी चाल चलेगा, ये 5 है तो यहाँ वजन 5 किलो होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ वजन 2 किलो होगा। अब टोटल वजन कितना हो गया साहब, 2 और 5 7, भाई 2 यूनिट यहाँ वजन है 5 यूनिट यहाँ, तो टोटल वजन 2 और 5 7 यूनिट हुआ। तो 7 यूनिट है 63 किलो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 किलो, 1 यूनिट वजन हुआ मेरे प्यारे बच्चों 9 किलो। तो भैया 2 यूनिट कितना हुआ, 9 दूनी 18 किलो, यानी इस तराजू में 18 किलो वजन है और 9 5 45 किलो वजन है मेरे भाई इस तराजू। ये मेरा सवाल, 9 किलो के 1 यूनिट के लिए 9 किलो, तो 9 दूनी 18 9 5 45 18 और 45 किलो वजन है। ए में हराम खोर 18 किलो वजन है, काय मस्ती काट रहा है, उल्टा चलता है। अगर यहाँ 2 है तो 2 यहाँ लोगे, यहाँ 5 है तो 5 वहां जाएगा, क्रॉस जाएगा, तभी तो बैलेंस करना सीखोगे। टंक लाल भाई गलत क्यों बता रहा है उत्तर। आइए आगे, मैं कह रहा हूँ एक आदमी है, उस आदमी ने यहाँ पे बैलेंस लिखा हुआ है, ठीक है जी, और कह रहा है कि ये साइड है 60 सेंटीमीटर लंबी और ये साइड है 70 सेंटीमीटर लंबी। बहुत बढ़िया जी। सवाल में कह रहा है 117 किलो वजन है यहाँ पे, तो बताइए दोनों तराजू में कितना कितना वजन है, और यहाँ से बैलेंस किया हुआ है। सागर भाई व्हाट लैंग्वेज, व्हाट अबाउट यू, मतलब कौन सी बात पे आप नाराज हो रहे हो। जी जी अभी होगा बेटा, होगा होगा। डिक्टेटरशिप नहीं नहीं सागर ऐसा कुछ है नहीं बेटा, हिंदी में दोनों बोलो, आपकी प्रॉब्लम तो बताओ, हाउ कैन यू से दैट आई एम डिक्टेटर। रणदीप कुमार क्या प्री में आता है, मींस मेरे बच्चे प्री में भी आता है, मींस में भी आता है। ये सवाल ही कुछ और होगा, आप पेशेंस रखिए, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ना कि हाउ वुड यू सॉल्व इट। आइए मेरे बच्चे, अब आप कहोगे देखो साहब ये तो बड़ा तय है कि इनका रेशियो जो है साइड की लेंथ का तो बड़ा आसान है 6:7। तो सर जो इनकी लेंथ का रेशियो है ना, एक्चुअल में इसका वेट का रेशियो उल्टा होगा, यहाँ 6 वेट होगा तो यहाँ 7 वेट होगा। तो 7 और 6 कितना बना मेरे बच्चों, 13। 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 117 को, तो 13 नहीं में 117, 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो 9 7 63 किलो वजन यहाँ होगा और 9 6 54 किलो वजन यहाँ होगा। हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान ये रखना कि इन दोनों वजन का टोटल हर हाल में सेट होना चाहिए। ठीक ठीक है भाई। सर हरामखोर क्या होता है, आप तो टीचर है। अरे मेरे भाई मैंने तो हरामखोर बोला ही नहीं, कैसी बात कर रहा है सागर भाई, और अगर मैंने गलती से बोल भी दिया होगा तो मस्ती मजाक में बोलते हैं। हरामखोर का आप क्यों सीरियस ले रहे हैं, आगे से नहीं बोलेंगे, नाराज क्यों रहे मेरे भाई, माफी, कैसी बात कर रहे हो आप, हम किसी बुरी इंटेंशन से किसी बच्चे को कैसे बोल सकते हैं, आप हमारे लिए हमारे बच्चों की तरह ही है, तब नाराज क्यों रहे। कुमार सिद्धांत कहते हैं जिम के डंबल भी इसी तरह काम करते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं सीधा ज्योमेट्री पे ले चलता हूँ क्योंकि आप नाराज ज्यादा हो रहे हैं, खतरनाक तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। आ जाइए, अब मैं सवाल कराता हूँ। कहता है त्रिभुज एबीसी में ए को डी से तथा बी को ई से मिलाया गया, ए को डी से और बी को ई से मिलाया गया, ठीक है जी, ए को डी से और बी को ई से मिलाया गया। डी भुजा बीसी पर, डी जो है भुजा बीसी को 2:3 में बांटता है, लेंथ का रेशियो ध्यान दें 2:3 में बांटता है, तथा ई भुजा एसी को 3:5 में बांटता है, ई जो है वो भुजा एसी को 3:5 में बांटता है। तो आपको बताना है एओ इस टू ओडी क्या रेशियो होगा और बीओ इस टू ओई का रेशियो क्या होगा। पहले आप सवाल पढ़ लीजिए फिर हमें चर्चा आगे करूंगा। मास पॉइंट ज्योमेट्री ही अफजल भाई कह रहे हैं वो आप नाराज ना हुए, वो ये वो लड़के जो बचपन से पैम्पर किया गए हैं, हाँ ये भी एक नुकसान है भाई। देखिए अब आते हैं सवाल में। अब मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हो गया। अगर मुझे ज्योमेट्री के तरीके से करना होगा तो मुझे एक लाइन खींचनी होगी पैरेलल इसकी, फिर रेशियो सेट करना होगा, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट एज इजी एज यू आर थिंकिंग, है ना। ये मैंने करा भी रखे, लेकिन मैं आपको यहाँ मास पॉइंट ज्योमेट्री से सिखाने की कोशिश करूँगा। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सिर्फ ये देखिएगा। आप ये सोचिए मत कि मैं पहला सवाल समझ रहा हूँ, नहीं समझ रहा, छोड़ दो ना, गोली मारते हैं। एक बात बताइए, समझो यार ये तराजू का पलड़ा है, एक पलड़ा यहाँ पे है और एक पलड़ा यहाँ पे है, यहाँ से मैंने तराजू को बैलेंस किया हुआ है और जहां बैलेंस किया उसकी लेंथ का रेशियो 2:3 है, 2:3 है, 2:3 है। तो अगर इनकी लेंथ का रेशियो 2:3 है तो वजन का अनुपात 3 होगा, यानी यहाँ पे 3 किलो वजन होगा तो यहाँ 2 किलो वजन होगा। पहले इतनी बात को समझे, ज्योमेट्री में समझाने की कोशिश करो, आपने बढ़िया समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूँ कि इस लाइन पे आ जाइए भाई, यहाँ सोचो तराजू है, ये तराजू का वेट बैलेंस हो रहा है, एक पलड़ा यहाँ पे लटकाया हुआ, एक पलड़ा मैंने यहाँ लटकाया हुआ है। अगर इनकी लेंथ का रेशियो 3:5 है कि भाई ये लेंथ 3 है ये लेंथ 5 है, तो ये तय है कि अगर ये लेंथ 5 है तो ये वजन 5 होगा, और अगर ये लेंथ 3 है तो ये वाला वजन 3 होगा, यानी ये 3 किलो होगा तो ये 5 किलो होगा। देखिए फिर से समझाता हूँ, कोई भी चीज पहली बार में समझने में आसान नहीं होती है, 2-3 सवाल कर लेंगे उसके बाद मजा आने लगेगा, पढ़ाई अच्छी होती है। अब देखिए फिर से समझाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अपने को लट नहीं बजाना, समझना। मैंने कहा कि यार ये मेरी तराजू का डंडा है, ठीक है जी, इस पॉइंट से मैंने तराजू को पकड़ा और मैंने कहा कि मैंने बैलेंस कर रखा है, भैया ये लेंथ 2 है ये लेंथ 3 है, तो भैया बताया था अगर ये 3 है तो इसका मतलब 3 किलो वजन लटका होगा, ये 2 है तो इसका मतलब 2 किलो वजन लटका होगा। ठीक है वाली बात समझिए, अभी तो पीछे समझाया था। अब सर क्या कर रहे हैं कि ये मेरा तराजू का डंडा है, ठीक है जी, यहां से मैंने तराजू होल्ड की हुई है, बैलेंस की हुई है, लेंथ का रेशियो 3:5 है, तो अगर यहाँ लेंथ 3 है तो यहाँ वजन 3 किलो होगा, यहाँ लेंथ 5 है तो यहाँ वजन 5 किलो होगा, सब बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें कुछ ऐसा कमाल करना होगा कि भाई यहाँ 3 किलो वजन भी लटका हुआ इस जगह और 2 किलो वजन, ऐसा तो हो नहीं सकता, वजन तो कोई एक फिक्स ही लटकाना होगा जो दोनों जगह सेट हो जाए। तो ऐसे में क्या करा करो मेरे बच्चे, 3 और 2 का एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम ले लो, तो मान लेते हैं यहाँ पे 6 किलो वजन लटका हुआ है, मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 6 किलो वजन लटका हुआ, तो भैया 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6 किलो को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 9, इसका मतलब यहाँ पे वजन लटका हुआ है 9 किलो। आपने कहा मान ली बात है 9 किलो वजन लटका हुआ है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मेरे प्यारे बच्चों 6 किलो वजन लटका हुआ है या 9 किलो वजन लटका हुआ है तो बैलेंस पे वेट कितना आया होगा, 6 किलो यहाँ लटका हुआ है 9 किलो यहाँ, तो 9 से 15 किलो वजन आया होगा यहाँ। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, इस बिंदु पे 15 किलो वजन लटका होगा। अब इस तराजू पे आते हैं भाई, एक्चुअल में हमने इनका एलसीएम लेके 6 किलो वजन लटका दिया, तो 3 यूनिट 6 किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलो आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलो आ गई, तो भैया 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 किलो, यानी यहाँ वजन लटका रखा है सर 10 किलो, यहाँ वजन लटका रखा है सर 10 किलो। अब एक बात बताना, यहाँ 10 किलो लटका हुआ है या 6 किलो लटका हुआ है तो उसकी उंगली पे वजन यानी बैलेंसिंग पॉइंट पे कितना वजन, 10 किलो 6 किलो 16 किलो वजन लटका हुआ है, यहाँ 16 किलो वजन लटका। बस सर इतनी ही बात समझनी, बाकी तो कुछ है ही नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना मुझे, ये कोई लाइन है बीओ, ये कोई लाइन है, आपने कहा जी हाँ ये लाइन है, इस लाइन पे मेरे प्यारे बच्चों ओ एक बिंदु है, बिल्कुल है साहब, ये बिंदु है बी और ये पॉइंट था डी। मेरे प्यारे बच्चों अगर इस पलड़े पे 9 किलो वजन लटका रखा है और इस पलड़े पे 16 किलो वजन लटका रखा है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ओ इस लेंथ का रेशियो क्या हुआ। आप कहेंगे सर बिल्कुल साफ सुथरा बता सकते हैं, अगर इनके वजन का अनुपात 9:16 है तो इनकी लेंथ का रेशियो उल्टा होगा, 16:9 होगा, यानी बीओ इस टू ओडी की लेंथ 16:9 होगी, बीओ इस टू ओडी की लेंथ 16:9 होगी। एक में समझिए दूसरे में आएगा, मैं जिम्मेदार हूं ना, नहीं समझ पाए तो फिर मैं बेकार हूं पढ़ाने का। अब इसमें आना मेरे बच्चे, इस वाली लाइन में
ध्यान देना, ओ पे बैलेंस किया हुआ है, बिल्कुल। यहां वजन है 15 किलो, यहां वजन है 10 किलो, बिल्कुल ठीक है सर। यहां वजन है 15 किलो, यहां वजन है 10 किलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर समझाने के लिए मैं ये लाइन ले रहा हूं, ये लाइन यहां ले रहा हूं समझाने के लिए, यहां मैं ले रहा हूं लाइन समझाने के लिए, तो बेटा थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना आसान चीज है। यहां कोई बिंदु है ओ, ये पॉइंट था ए पे वजन लटका हुआ 15 किलो ना 10 किलो माफ करिएगा, और यहाँ पे ये पॉइंट था डी, तो ये पॉइंट होगा ई, ये पॉइंट था ई, माफ करिए। तो यहाँ वजन लटका हुआ है कितना 15 किलो। तो मेरे बच्चे यहाँ वजन का अनुपात 10 और 15 किलो है, तो वजन का रेशियो लोगे 5 दूनी 10 5 15। तो अगर वजन का अनुपात 2 अनुपात 3 है तो लेंथ का रेशियो उल्टा होगा 3 अनुपात 2। तो इसका मतलब एओ की लेंथ 3 होगी तो ओडी की लेंथ 2 होगी। यही आपसे पूछा था भाई, एओ इस टू ओडी की लेंथ बताओ, एओ इस टू ओडी की लेंथ बताओ। तो एओ इस टू ओडी की जो लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों, एओ इस टू ओडी की लेंथ जो होगी वो होगी 3/2, बिल्कुल ठीक है। और बीओ इस टू ओई की लेंथ बताओ, तो बीओ इस टू ओई की लेंथ होगी 16:9, तो ये लेंथ होगी 16:9, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा एब्सोल्युटली राइट है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे सिर्फ कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझ गए, क्योंकि इतने बड़े सवाल हैं कि जब बढ़िया सवाल आएंगे ना तो आपका जी खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब आइए सवाल देखिए, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूंगा लेकिन आपको समझाता। कह रहा भैया डी जो है वो बीसी को 2:3 में काटता है, यानी लेंथ 2 है तो ये लेंथ 3 है, और ओ बीई को काट रहा है 5:4 में, ये लेंथ 5 तो ये लेंथ 4। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। कहता है डी डिवाइड्स बीसी इन द रेशियो 2:3 एंड ओ डिवाइड्स बीई इन द रेशियो 5:4। तो आपको ए इस टू ईसी बताना है और एओ इस टू ओ बताना है। आओ मेरे बाबू समझाने की कोशिश करता हूं, अब लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप ये बताइए, भाई मैंने ये सोच लिया कि ये तराजू का डंडा है, ठीक है जी, एक पलड़ा यहाँ पे लटका रखा है, एक पलड़ा यहाँ पे लटका रखा है, और यहाँ से रखा है मैंने बैलेंस, ठीक है साहब। अगर आपने यहाँ से बैलेंस किया हुआ है तो अगर बैलेंस की लेंथ का रेशियो 2:3 है, यहाँ से बैलेंस कर रहे हो, लेंथ का रेशियो 2:3 है, तो वजन का अनुपात 3:2, यानी यहाँ वजन 3 होगा तो यहाँ वजन 2 होगा। आराम से सुन लो बस प्यार से। अब सर ये भी समझना, यहाँ पे मैंने इस डंडे को, मतलब सॉरी, ये है तराजू का डंडा, एक तराजू का बाट यहाँ लटका हुआ है, एक तराजू का बाट यहाँ लटका हुआ है, और यहाँ से मैं बैलेंस कर रहा हूँ, यहाँ से डंडा पकड़ के बैलेंस कर रहा हूँ। आपने कहा जी ठीक है कर दो। अगर आप यहाँ से बैलेंस कर रहे हैं तो लेंथ का रेशियो 5:4 है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों लेंथ का रेशियो 5:4 है तो वजन का रेशियो क्या होगा 4:5, वजन का रेशियो क्या होगा 4:5, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे भाई 4 और 3 कैल्शियम क्या होगा 12, तो यहाँ पे वजन ले लेते हैं 12 किलो, यहाँ पे वजन है 12 किलो, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे वजन अगर 12 किलो है तो मेरे प्यारे बच्चों 3 किलो रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, 3 यूनिट 12 तो 1 यूनिट 4 तो 2 यूनिट 8, तो यहाँ वजन आ गया 8 किलो। भाई यहाँ वजन का 3:2 में वेट होना था वेट का, तो यहाँ अगर 12 किलो ले रहा हूँ तो यहाँ 8 लेना होगा। अब इस डंडे पे आ जाइए, यहाँ अगर वजन 4 किलो होगा तो यहाँ वजन 5 होना चाहिए, तो भैया 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 किलो, तो 1 यूनिट 3 किलो, तो 5 यूनिट 15 किलो, तो ई पे वेट होगा 15 किलो। सर बात बिल्कुल क्लियर है, पहले आराम से इतनी बात को समझो। अगर आप इतनी सी बात समझ लो, उज्जवल सिसोदिया जी आपका सबके कमेंट पढ़ते हैं, क्यों यार कमेंट में पागल हो रहे सॉल्व पे। अगर आप इतनी बात को समझ लोगे तो मजा आ जाएगा आपको सॉल्व समझने में, बढ़िया लगेगा उज्जवल सिसोदिया भाई, नाराज ना हो। अब आइए आगे, अब मेरी बात सुनिए, एक बेसिक लॉजिकल बात करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज बताना यार, यहाँ पे मैं बैलेंस कर रहा हूँ, ये मेरी तराजू है, इस पलड़े में वजन है 8 किलो और मेरी उंगली पे वजन आ रखा है 15 किलो, इस पलड़े में वजन है 8 किलो और मेरी उंगली पे वजन आ रखा है 15 किलो, तो बेटा उंगली का वजन जो होता है इन दोनों का जोड़ होता है, तो ये 8 है, तो क्या रहा होगा 7 किलो, बिल्कुल होगा सर 7 किलो। इसमें कौन मना कर सकता है, इसमें किसकी हिम्मत है सर जो मना कर दे। हाँ जी, दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, इस पलड़े पे वजन 12 किलो है, इस पलड़े में वजन 8 किलो है, तो 8 और 12 20, तो इस उंगली पे वजन का प्रभाव आएगा 20 किलो, बिल्कुल आएगा सर। अब मेरे बाबू एक बात बताना, अगर यहाँ वजन का अनुपात 7:8 है, अगर वजन का अनुपात 7:8 है तो लेंथ का रेशियो 8:7 नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा, यानी ए इस टू ईडी का रेशियो 8:7 होगा, ए इस टू ईडी का रेशियो 8:7 होगा, 8:7 होगा, ए इस टू ईडी, ए इस टू इसी मात्रा 8:7, ऑप्शन सी है। अब इसी में अगला पूछ रहा है एओ इस टू ओडी, एओ इस टू ओडी, तो बेटा एक बात हो, यहाँ वजन है 20 किलो, यहाँ वजन है 7 किलो, ये मेरे बच्चे आपने उंगली कर दी बीच में, तो यहाँ पे अगर वजन 7 और 20 है तो लेंथ का रेशियो यहाँ 20 होगा, तो ये वाली लेंथ 7 आएगी, तो एओ इस टू ओडी की लेंथ का रेशियो 20:7 होगा, एओ इस टू ओडी की लेंथ का रेशियो 20:7 होगा, दैट इज इन ऑप्शन सी। मेरे प्यारे बच्चों अब शायद धीरे धीरे आपको पल्ले पड़ना शुरू किया होगा, है ना, अगले सवाल में आप मदमस्त होकर नाचने लगेंगे, क्योंकि तरीका बहुत अच्छा सिखाया है, बिल्कुल यूनिक सिखा रहा हूं मैं अपने बच्चों को। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, कहता है यदि त्रिभुज एबीसी में ए को डी से तथा बी को ई से मिलाया जाता है, ओ बी ई को मेरे प्यारे बच्चों काट रहा है 5:3 में, ये है मेरे प्यारे बच्चों 5:3, एडी को बांट रहा है मेरे बच्चे 3:2 में, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों बांट रहा है। तो हमसे पूछ रहा है ए इस टू ईसी का रेशियो और बी डी इस टू डीसी का रेशियो। आइए मेरे लाला समझाने की कोशिश करता हूं, आइए मेरे बाबू, देखो मेरे बाबू ऐसे समझो मेरे बेटा, ये तराजू का एक पलड़ा यहाँ लटका रखा है मैंने, एक पलड़ा मैंने यहाँ लटका रखा, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, दोनों जगह पलड़ा लटका रखा है, और यहाँ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सब यहाँ है हमारी उंगली जिससे हमने इसको बैलेंस किया है। अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी को समझो, अगर मेरे प्यारे बच्चों की लेंथ का रेशियो 5:3 है तो नेचुरली ये वजन 3 किलोग्राम होगा, तो ये वजन 5 किलोग्राम होगा। भाई वजन का अनुपात लेंथ से उल्टा होता है, बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इस हिसाब से इस उंगली पे वजन कितना टेक दिया आपने, तो सर 3 और 5 8 किलो टेक दिया, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी कैसे बदलते हैं, इस बार तराजू का डंडा मैं ये वाला ले रहा हूँ, एक पलड़ा मैंने यहाँ बांध दिया है, एक पलड़ा मैंने यहाँ बांध दिया है, पलड़ा समझते हो ना, बाट मतलब जो उसका दो होते हैं, यहाँ उंगली रख दी। अगर यहाँ उंगली रख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों तो लेंथ का रेशियो 3:2 है, तो वजन का रेशियो ये वजन 2 होगा, 2 kg होगा, तो ये वाला वजन 3 kg होगा, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, मानते हैं ये बात। उंगली अभी भी सभी की वही है, अगर उंगली यही है तो यहाँ वजन 2 किलो, यहाँ 3 किलो, तो वजन कितना आ गया 5 किलो। तो मेरे बच्चे मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि यहाँ 5 किलो भी इसी जगह वजन और 8 किलो, तो 8 और 5 कैल्शियम ले लो, कितना हो गया जी 40 किलो। तो कुल मिला के क्या करो कि वजन यहाँ पे 40 किलो अपनी तरफ से मान लो, वजन मान लेते हैं 40 किलो, बड़े ध्यान से समझना, कितना किलो मान लिया मेरे बच्चे 40 किलो। अब बेटा एक बात है ना, अगर यहाँ 40 किलो वजन है तो यहाँ 5 किलो है या 2 किलो 3 किलो, या तो रेशियो था 5:3, तो मेरे प्यारे बच्चे वजन का अनुपात लेंगे तो 5 और 3 8, 8 5 40, 1 यूनिट 5 तो 5 3 15, तो यहाँ वजन आएगा 15 किलो, और यहाँ 5 5 25 किलो, यहाँ वजन आएगा 25 किलो।
गोले में जो डाल रहा हूँ फाइनल होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 और 3 5 5 यूनिट 40, क्योंकि किलोग्राम नहीं ना, किलोग्राम तो हमने 40 माना है, तो 2 और 5 3 में वजन था, तो 3 और 2 5 5 यूनिट 40 1 यूनिट 8, तो 8 3 24, तो यहाँ वजन आया 24 किलोग्राम भाई। 3 और 2 5 5 यूनिट 40 1 यूनिट 8 8 24 8 दूनी 16 और ये वजन आया 16 किलोग्राम। बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब कहानी को समझने की कोशिश करो। अगर बेटा यहाँ पे सेंटर पे वजन 25 का है और यहाँ 16 का वजन है, तो यहाँ 16 है यहाँ 25 है, तो यहाँ कितना रहा होगा 9, क्योंकि इन दोनों का मिला के ही तो वजन सेंटर पे आएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बेटा अगर इनका वजन का अनुपात 16:9 है, तो लेंथ का रेशियो उल्टा होगा 9:16, यानी A/EC का रेशियो 9:16 होगा। A/EC का रेशियो 9:16 होगा, पहली चीज। अब पूछा BD/DC, हमें BD/DC पूछा। अब आओ मेरे बच्चे, BD/DC पूछा। अब ये बताओ, यहाँ वजन 15 है, यहाँ वजन 9 है, बिल्कुल ठीक है सर। तो भाई अगर वजन का अनुपात 15:9 है तो इसे काटते हैं, 3 5 15 और 3 3 9, तो अगर वजन का अनुपात 5:3 आ रहा है मेरे बच्चे, तो लेंथ का रेशियो उल्टा होगा, यानी ये लेंथ 3 होगी, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 5। तो यानी BD/DC का रेशियो 3:5 होगा। BD/DC का रेशियो 3:5 होगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे जल्दी से एक बात ये बताइए, कितने बच्चों की बात समझ में आ गई? देखिए बेटा ज्योति भदौरिया, अगर आपके मन में यही रहेगा ना सवाल कि ज्योमेट्री कब खत्म होगी, तो विश्वास मानो कभी खत्म नहीं हो पाएगी। ऐसे खत्म होती नहीं है ज्योमेट्री, जैसे आप सोच रहे हैं, खत्म करके करनी होती। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कितने बच्चे समझ गए इस बात को बहुत बढ़िया से? तब फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाकी कल मिलते हैं आपसे, फिर आगे बढ़ेंगे। जो कराया है इसको पढ़ के आइए, ताकि